यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग? बेटे ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स जो है उसका यूनिट नंबर 3, जो हमारा 3rd यूनिट है, डेट इज फॉर द बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में 2022 के अंदर जो एमसीक्यूज आए थे उनको आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। 30 टोटल एमसीक्यूज है जिनको आज की वीडियो में अपने को जो है वो डिस्कस करना है। ओके, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं। अपना जो बुक है मेजोरिटी क्वेश्चन वहीं से उठ के आए, एक क्वेश्चन आपका जो है वो बाहर से है, बाकी 29 क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन जो आए हुए हैं। चलिए हम लोग जो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आया है वो है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर मोनोपोली आर करेक्ट है? किसकी बात हो रही है? मोनोपोली। देखो, 4 तरह का मार्केट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। एक था परफेक्ट कंपटीशन, वैसे तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक था परफेक्ट कंपटीशन, एक था इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओके, ये हमने पढ़ा था। मतलब या तो कॉम्पिटिटिव मार्केट है या मोनोपोली है। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो परफेक्ट कंपटीशन होगा या इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के अंदर हमने पढ़ा था आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और आपका कौन सा, ओलिगोपोली। ओके, तो बोलता है अगर मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली मार्केट के अंदर जब हम जो है वो क्या करते हैं, प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करते हैं। बेसिकली यहां पे जब हम लोग जो है वो इक्विलिब्रियम को जो है वो क्या करते हैं, सेट करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बातें बोली गई है। आपको पता है इनमें से कौन सी बातें जो है वो क्या है, करेक्ट है? कौन सी बातें इनमें से जो है वो क्या है, करेक्ट है? सबसे पहला बोला मोनोपोली फर्म कैन फिक्स इट्स प्राइस एनीवेयर अलोंग इट्स डिमांड कर्व। क्या मोनोपोली फर्म जो है वो प्राइस को जो है वो फिक्स कर सकते हैं एनीवेयर, कहीं पर भी डिमांड कर्व पे जो है वो कहीं पर भी उसको जो है वो क्या सेट कर सकते हैं? नहीं। वो कहां पे सेट करेगा? जहां पे जो है वो क्या होगा, जहां पे एम आर इक्वल टू एमसी होगा एंड एमसी कर्व कट करेगा एमआर को फ्रॉम बिलो, जहां इक्विलिब्रियम होगा जी। तो ये बात जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। आपको क्या बताना है कौन सी करेक्ट है? ओके, सेकंड बोलते हैं इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म, ध्यान देना, बोलते हैं इवन ड्यूरिंग द शॉर्ट टर्म व्हेन ए मोनोपोली फर्म अर्न करते नॉर्मल प्रॉफिट इट प्रोड्यूस लेस देन द ऑप्टिमम कैपेसिटी। यस, बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि मोनोपोली फॉर्म जो है वो क्या, शॉर्ट टर्म की अगर बात करते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर मोनोपोली फॉर्म जो है चाहे वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हो फिर भी उसका जो प्रोडक्शन रहेगा वो उसकी जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है उससे वो क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, डेड लॉस सभी तो होता है ना जी। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। फिर स्लोप जो होता है मोनोपोली एमआर कर्व का इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एआर कर्व। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। इन केस ऑफ डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, अगर डिमांड कर्व जो है वो क्या स्लोप हो रहा है डाउनवर्ड ना, तो एमआर कर्व जो है ना वो एआर कर्व क्या होगा, अंदर होगा। और जितने रेट से, जिस मैग्नीट्यूड से एआर जो है वो क्या होगा, गिरेगा, एमआर उससे डबल से गिरता है। इसके पीछे मैंने ये दिया भी है, देखो ध्यान से देखना, ये हमारा एआर क्या होता है, प्राइस होता है हमारा। ओके, अब ये देखो, अगर एक क्वांटिटी अगर आप बेचते हो तो आपको एवरेज रेवेन्यू आपने रखा कितना, 20 रुपए। अब वो कितना मिलेगा, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया, 20। दो अगर मान लो अगर कोई पर्सन आपसे 2 लेगा तो वो रेट थोड़े कम करवाएगा, तो आप 2 जो है उसको कितने में दोगे, 36 में। मान लो आपने रेट क्या कर दिया, 18 कर दिया। ओके, तो आपको टोटल कितना मिला, 36। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मान लो यहां पे जब एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनाने पर आपके एवरेज रेवेन्यू में फर्क कितना आ गया, सर 2 रुपए का फर्क आया। लेकिन वही अगर मैं बात करूंगा मार्जिनल रेवेन्यू में तो कितना फर्क आ गया, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 20 से कितना हो गया, 36 हो गया। इसका मतलब यहां पे जो है फर्क कितने रुपए का आ गया, 4 रुपए का। यहां से अगर आप देखो तो एमआर में फर्क कितना आ गया, 4। तो एआर अगर गिरा है कितने से, 2 से, एमआर गिर गया कितने से, 4 से। इसका मतलब क्या हो गया कि एमआर के गिरने का मैग्नीट्यूड जो होता है वो एआर के मुकाबले में क्या होता है, डबल होता है। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो क्या बोल रहे, देखो दी स्लोप, जो स्लोप है मोनोपोली एमआर कर्व का वो क्या है, ट्वाइस है। वो क्या है, ट्वाइस है, किसके मुकाबले में, दी स्लोप ऑफ द एआर कर्व। ओके, ठीक है जी, ये बात भी सही है। फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है पहले ये बताइए सर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है अलग एक ही सामान का, एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग कंज्यूमर से अलग अलग रेट चार्ज करना, दैट इज नॉट द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो बोलते प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉसिबल है ओनली व्हेन डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल इन टू मार्केट। जब डिमांड कर्व जो है वो एक जैसे तो मार्केट में, सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब डिमांड कर्व एक जैसे होंगे तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते हो। जब डिमांड कर्व जो है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब इलास्टिसिटी डिमांड डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट है, तो वहां पे आप लोग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, वहीं पे डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पॉसिबल होगा ओनली व्हेन, सिर्फ तभी होगा व्हेन डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल इनटू मार्केट। नो, जब वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। तो ये बात क्या है, आपका गलत है। एंड लास्ट, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है मोनोपोलिस का वो ऑलवेज क्या होता है, हाईयर होता है देन दैट द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तभी तो उसकी मोनोपोली, तो उसका जनरली इक्विलिब्रियम प्राइस जो रहेगा वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट से जो वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये बात क्या है, करेक्ट है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी, सी एंड ई, बोले तो 4। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
सेकंड क्वेश्चन, आपको जो है वो यहां पे दो लिस्ट दे रखी है। एक लिस्ट के अंदर तो दे रखा है आपको पीएलसी की स्टेजेस और एक में दे रखा है आपको प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आपको इन दोनों को जो है वो क्या करना है, मैच करना है। डिक्लाइनिंग स्टेज पे जो है वो क्या होता है, डिक्लाइनिंग स्टेज पे जो है वो आप प्राइस को क्या करते हो, रिड्यूस करते हो। ओके, मैच्योरिटी पे हम लोग क्या करते हैं, मैच्योरिटी पे हम लोग जो है वो अपने प्राइस को उतना सेट करते हैं जितना अपना कंपटीशन को बीट कर पाए। तो क्या बोलते हैं, प्राइस टू मैच और बीट द कॉम्पिटिटर प्राइस। ग्रोथ पे जो है वो क्या होता है, ग्रोथ में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम उतना प्राइस रखेंगे कि हम पूरी मार्केट को पेनिट्रेट कर सके। बेसिकली अपने मार्केट शेयर को अपने को बढ़ाना होता है। तो ग्रोथ का हो गया प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट। और इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हम प्राइस क्या रखेंगे, जो हमारी कॉस्ट है उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन ऐड कर लेंगे क्योंकि अपने को अभी क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। ओके, तो इंट्रोडक्शन पे क्या होगा, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या रहेगा, चार्ज कॉस्ट प्लस प्राइस। तो डी का हो गया सेकंड। तो सेकंड का जो आंसर बनेगा दैट इज द थर्ड। 3 1 4 2। चलिए आगे, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है वो दो लिस्ट दे रखी है। एक है लिस्ट 1 जिसके अंदर बेसिकली इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है वो दिया गया है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओलिगोपोली। और एक लिस्ट जो है वो दी गई है आपको डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। तो यहां पे कुछ आपको मॉडल्स दिए गए हैं और सेकंड लिस्ट के अंदर उनका एक्सप्लेनेशन दिया गया, आपको उनको जो है वो क्या करना है, मैच करना है। वैसे ये इसमें ना कुछ एक चीज एक्स्ट्रा मुझे लग रहा है कि करवाने की, तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास और लूंगा आपका इकोनॉमिक्स का। तो मैं कल आपको जो है इकोनॉमिक्स का एक एक्स्ट्रा क्लास और दे दूंगा अपने एप्लीकेशन पे, तो उसको जरूर लगा लेना, ठीक है। बाकी एक बार मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। मैंने आपको बोला ना कि एक ही क्वेश्चन बस मुझे लगा जो आउट है, तो वो यही क्वेश्चन है। वो देखो इसमें क्या है, फ्रेमवर्क आपको दे रखा है यहां पे। सबसे पहला स्टैकलबर्ग मॉडल, जो आपका स्टैकलबर्ग है इसने ये बोला था, यहां स्टैकलबर्ग ये बोलता है कि जो आपकी ओलिगोपोली मार्केट है वहां पे एक लीडर होगा। लीडर जो है किसी आइडिया को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा। और लीडर के द्वारा जब आइडिया इनिशिएट किया जाता है, तो जब लीडर शुरुआत करेगा ना, तो मार्केट शेयर का लगभग 2/3 तो वही ले जाएगा। बाकी लोग जो उसके फॉलोवर होंगे उनको क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो स्टैकलबर्ग मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, फर्म आर डिस्प्रोपोर्शनेटली जो है वो क्या है, पावरफुल है। द मार्केट लीडर मेक्स द फर्स्ट मूव, मार्केट लीडर सबसे पहले कदम उठाएगा एंड कैप्चर कर देगा 2/3 ऑफ द मार्केट शेयर को, जबकि फॉलोवर फर्म जो है गेट ओनली 1/3 ऑफ द मार्केट शेयर। तो स्टैकलबर्ग तक का तो क्या हो गया, थर्ड हो गया। फिर नैश इक्विलिब्रियम जो है वो क्या बोलता है, नैश इक्विलिब्रियम जो है ये बोलता है एक सिचुएशन है बेसिकली। यहां पे जो है वो क्या होगा, ध्यान देना, ये एक सिचुएशन है जिसके अंदर हर प्लेयर जो है वो क्या करेगा, एक ऑप्शनल स्ट्रेटजी को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा, ठीक है। गिवन द स्ट्रेटजी गिवन द स्ट्रेटजी चूजन बाय द अदर प्लेयर। तो बाकी प्लेयर ने, उसको पता होगा कि बाकी प्लेयर ने किस स्ट्रेटजी को ऑप्ट किया और फिर उनकी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए वो किसी स्ट्रेटजी को क्या करेगा, ऑप्ट करेगा। तो नैश इक्विलिब्रियम का तो हो गया आपका क्या, फोर्थ। फिर पीटर स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क। पीटर स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क जो है वो क्या, इसने बेसिकली प्रोबेबिलिटी को जो है वो क्या किया, कंसेप्चुअलाइज किया। तो इन्होंने कंसेप्चुलाइजेशन किया for identify the structural determinant of the intensity of the competition and probability of the firm in oligopolistic इंडस्ट्री, ठीक है। और प्रिजनर जो डिलेमा था, इसने क्या किया, इसमें ये बेसिकली ये कहानी है कि दो अलग अलग अगर कैदी हों, ठीक है, दोनों ने जो है कोई ना कोई क्या किया, अपराध किया, लेकिन अगर एक पर्सन के कहने पर अगर एक पर्सन एडमिट करते हैं तो दूसरे को भी सजा होगा, और अगर एक पर्सन डिनाई करते हैं मैंने अपराध नहीं किया तो दूसरा भी बच जाएगा। तो उसके लिए आया था प्रिजनर डिलेमा। अब प्रिजनर डिलेमा जो है वो क्या, एक सिचुएशन है जिसमें हर प्लेयर जो है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट का वो अडॉप्ट करता है डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा जिसमें वो बच जाए, ठीक है, लेकिन कोऑपरेशन के साथ में करता है। तो डी का हो जाएगा आपका 1। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3 4 2 1। 3 4 2 1 इज द 3 4 2 1 सेकंड। बाकी ये मैं आपको कल एक डिटेल के अंदर भी करवा दूंगा एक बार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द असम्पशन फॉर कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड ऑन द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। इनमें से कौन सी ऐसी असम्पशन नहीं है, मतलब ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का असम्पशन नहीं है। पहला रैशनैलिटी का असम्पशन होता है, यस हम मानते हैं कि कंज्यूमर जो है वो क्या रैशनल है। यूटिलिटी ओनली ऑर्डिनली मेजरेबल, यूटिलिटी जो है उसको ऑर्डिनल तरीके से आप मेजर कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब कैसे, कार्डिनल अप्रोच तो बोलता था कि यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 में आप जो है वो मेजर कर सकते हो, लेकिन ऑर्डिनल बोलता है कि नहीं ऐसा हम नहीं कर सकते, हम जो है वो कंपेयर करके जो है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, ये बात भी सही है। फिर सैटिस्फैक्ट्री ऑफ द डिमांड, ये बोलता है सर नॉन सैटिस्फैक्ट्री की बात की जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि कोई एक आपकी नीड जो है वो फुलर सेटिस्फाई हो गया, तो अब आप कंजम्पशन क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो ये है आपकी असम्पशन, जो मतलब ये वो पॉइंट है जो आपके असम्पशन में जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। तो फुलर सेटिस्फेक्शन जो है वो कभी भी नहीं आएगा। चलो जी आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अब बात आती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जब आप जो है वो क्या करते हो, इक्विलिब्रियम को सेट करते हो, तो कौन कौन सी बातें जो है उसके रिगार्डिंग आपको कुछ बातें बोली गई है, आपको बता रहे कौन कौन सी बातें जो है वो क्या है, सही है। मतलब विच आर द फॉलोइंग सिचुएशन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आपको बताना कि ट्रू कौन कौन सा है।
सबसे पहला देखो, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म जो प्राइस टेकर होती है, मेकर होती है सर? फर्म प्राइस टेकर होती है। मोनोपोलिस्टिक जो होती है ना, वो फर्म जो है वो प्राइस मेकर होती है। तो ये बात क्या है? करेक्ट है कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म होती है वो क्या होती है? प्राइस टेकर होती है, क्योंकि फर्म जो है, जो इंडस्ट्री ने रेट सेट कर दिया उनको ही जो है वो क्या करते हैं? फॉलो करती है। ये बात एकदम क्या करेक्ट है। इन दी लॉन्ग रन में फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा जब AR इक्वल टू MR होगा, बिल्कुल। और वो किसके बराबर होगा? LAC। जो आपका AC होगा वो क्या होगा? लोवेस्ट होगा, एंड वो इक्वल होगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के। ये बात एकदम क्या है? सही है। तो लॉन्ग रन की फर्म इक्विलिब्रियम की सिचुएशन जो है वो क्या है? AR इक्वल टू MR इक्वल टू LAC इक्वल टू LMC। आगे थर्ड बोलते हैं, इफ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट रन ओनली व्हेन द AR इक्वल टू AC इक्वल टू MR इक्वल टू MC। ये ओनली नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन है। शॉर्ट टर्म के अंदर फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती है, मिनिमम लॉस भी उठा सकती है। तो इसका मतलब ये कंडीशन जो है वो पूरी नहीं है। तो ये मैंने लिखा भी है यहां पे क्या? ये तो ओनली नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन, बट फर्म विद इन द शॉर्ट टर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिनिमम लॉस को भी इंकर्ड कर सकते हैं। तो ये कंडीशन सही नहीं है। फिर फर्म रीच इट शटडाउन पॉइंट। शटडाउन पॉइंट कहां पे आएगा? जब प्राइस जो है वो AC से नीचे चला जाए। नहीं सर, जब प्राइस इक्वल टू ABC हो जाए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, तो आपका शटडाउन पॉइंट आ जाएगा। तो ये भी क्या है? गलत है। फर्म फिक्स द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट जहां पे AR इक्वल टू MR होगा। नहीं सर, जहां पे AR इक्वल टू MR इक्वल टू AC इक्वल टू MC होगा वहां पे फर्म जो है वो प्राइस को क्या करती है? सेट करती है। तो ये भी क्या है? गलत है। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट A एंड B बोल दो, थर्ड। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं बिजनेस फर्म के, और यहां पे जो है उनके ऑथर का नाम है, आपको इनको मैचिंग करना है। रेवेन्यू सेल्स और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन किसने दिया? सर कितना सिंपल, रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो दिया था बोमल ने। उसके बाद में मैक्सिमाइजेशन फर्म ग्रोथ रेट, ये किसने दिया? ये दिया था मैरिस ने। फिर उसने कंस्टेंट बताया था और उसके बेस पर उसने जो है ये बताया था। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है ये किसने बताया था? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात जो है वो किया था रोथशाइल्ड ने। एंड सेटिस्फाइजिंग बिहेवियर थ्योरी जो है वो दिया था किसने? वो दिया था साइडन मार्श ने। तो 6 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट। चलिए जी, सेवंथ क्वेश्चन जो वो क्या बोलते हैं, ध्यान देना। विच ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। इनमें से कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। इसको देखते हैं, आपको ध्यान में आ जाएगा क्या? कोव एंड डगलस में जो हमारा वो होती है इक्वेशन है वो क्या होती है? वो होता है QLK इज इक्वल टू A इंटू L की पावर B इंटू K की पावर A। ठीक है, अब इसको समझो एक बार क्या है। अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? तो ये बोलते हैं हमारा जो प्रोडक्शन है, ये देखो, ये सेकंड इसका आंसर है। हमारा जो प्रोडक्शन है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है आपकी लेबर पे, और वो डिपेंड जो है वो करता है किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है आपने कितना फिजिकल कैपिटल जो है वो क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। तो यहां पे पहले तो लिखा, देखो क्यू का मतलब जो है वो है क्वांटिटी प्रोड्यूस फ्रॉम इनपुट L एंड K। ठीक है, अब L जो है यहां पे क्या है? ये जो L है और ये जो K है ये क्या है? तो L जो है वो है लेबर, जिसको एक्सप्रेस किया गया किसमें? आवर्स में। और K का मतलब जो है वो क्या है? कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल इनपुट है। और A जो है वो क्या है? एक कांस्टेंट है। A बेसिकली जो है वो क्या है? इट इज द इंडेक्स ऑफ टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी पैरामीटर है। A जो है वो क्या है? एक एफिशिएंसी पैरामीटर, और ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव। और A एंड B, अल्फा एंड बीटा जो है वो क्या? वो पॉजिटिव पैरामीटर है प्रोडक्शन फंक्शन के। ठीक है ना। अब ये बात हमेशा याद रखना, अगर A प्लस B इक्वल टू 1 है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू फैक्टर नहीं है, क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन सिचुएशन है। ओके, तो रिटर्न टू स्केल आएगा। अगर A प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 है तो हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर A प्लस बी इज लेस देन 1 है तो आएगा क्या? डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये बात ध्यान रखना। तो कौन सा इनमें से कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, जहां पे आपका जो आउटपुट है, मतलब जो आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? वो डिपेंड करता है आपके लेबर पे भी और साथ में किसके? कैपिटल के ऊपर भी। ओके, तो आंसर जो बनेगा वो सेकंड का, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड द कॉस्ट एनालिसिस आर फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है रिगार्डिंग द किसके रिगार्डिंग? शॉर्ट टर्म थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस के रिगार्डिंग जो है वो क्या है? गलत है। पहला, जब AC इक्वल टू MC है, जब AC इक्वल टू क्या होता है? MC होता है, तो वहां पे AC जो मिनिमम होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। जब AC इक्वल टू MC है तो हमारा जो AC है वो क्या होता है? मिनिमम। ये बात तो क्या है आपका? करेक्ट है। फिर जब MC जो है वो बढ़ रहा होता है तो AC इज ग्रेटर देन MC होता है। सर जब MC बढ़ रहा होता है तो MC इज ग्रेटर देन AC होता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। एंड आउटपुट इज ऑप्टिमम, जब AC इक्वल टू MC है, आउटपुट जो है वो क्या होगा? ऑप्टिमम होता है, जहां पे AC इक्वल टू MC होता है। ये बात क्या है आपका? करेक्ट है। तो कौन सी चीज गलत है? ओनली B ऑप्शन, तो आएगा सेकंड।
चलो जी आगे, स्वीजी का किंग की डिमांड कर, पोल स्वीजी ने अपना ओलिगोपोली के अंदर पोल स्वीजी ने किंग की डिमांड कर दिया था। तभी हम बोलते हैं ना कि ओलिगोपोली मार्केट के अंदर प्राइस डिटरमिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। आप परफेक्ट कंपटीशन में कर सकते हो, मोनोपोली में कर सकते हो, और आप जो है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर भी जो है वो आउटपुट एंड प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हो। बट इन केस ऑफ ओलिगोपोली हम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म होता है। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन जो है वो ये आया कि स्वीजी ने, पोल स्वीजी ने जो किंग की डिमांड कर दिया, किंग की बोले तो मोड है जिसके अंदर, ये देखो ऐसा ये डिमांड करता, इसके अंदर ऊपर का जो है यहां पे ईडी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 होता है, और नीचे का जो पोर्शन है वहां पे ईडी इज लेस देन 1 है। ओके, तो बोलते हैं पोल स्वीजी ने जो किंग की डिमांड कर दिया टू एक्सप्लेन द प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन रिलेट टू विच टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये है क्या, ओलिगोपोली। तो 9th का आ गया 4। आगे, when the price increase, जब प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऑफ कमोडिटीज फॉलो बाय इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फिर उस केस के अंदर जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट है वो क्या होगा, तो अगर प्राइस के बढ़ने पर आपका टोटल रेवेन्यू भी क्या हो, बढ़े, या प्राइस के कम होने पर टोटल रेवेन्यू भी क्या हो, कम हो, तो ईडी क्या होती है, लेस देन 1। प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, या प्राइस के कम होने पर टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, अपोजिट रिलेशन हो, तो ईडी रहेगा ग्रेटर देन 1। और जबकि प्राइस या के बढ़ने या घटने पर टोटल रेवेन्यू पे कोई भी इंपैक्ट ना पड़े, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो वहां होगा ईडी इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हेन प्राइस इंक्रीज, जब प्राइस तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ध्यान दो, जब प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड इट इज फॉलोड बाय द इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, और आपका टीआर जो है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा सर, प्राइस और टीआर जब आपके दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जाते हैं तो वहां पे हमारा जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो क्या होता है, वो होता है लेस इलास्टिक, लेस देन 1, तो ये आएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रेवेन्यू जो है फर्म का वो क्या होगा, बिजनेस फर्म का इंक्रीज होगा जब आपका इलास्टिसिटी और प्राइस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइसिंग प्रैक्टिस टू एक्सट्रैक्ट ऑल द कंज्यूमर सरप्लस, एक ऐसा प्राइसिंग प्रैक्टिस जिसके अंदर हम लोग जो है पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर से क्या कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब कंज्यूमर जो कोई भी कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय नहीं करेगा, टू मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है जिसके अंदर कंज्यूमर जो है, देयर इज नो कंज्यूमर, ध्यान देना, फर्स्ट डिग्री में नो कंज्यूमर सरप्लस इज एंजॉयड बाय कंज्यूमर। क्योंकि हम क्या करते हैं, यहां पे हम कंज्यूमर से पूछते हैं तुम कितना देना चाहते हो, कंज्यूमर बोलते हैं मैं तो 20 रुपए देना चाहता हूं, तो हम उसे 20 ही ले लेंगे। दूसरे पूछेंगे तुम कितना देना चाहते हो, वो बोलते हैं मैं तो 50 देना चाहता हूं, तो हम उसे 50 ले लेंगे। इसका मतलब कंज्यूमर जो है कोई भी कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय करेगा ही नहीं। तो 12th का आंसर जो है वो क्या रहेगा, फर्स्ट रहेगा। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कंज्यूमर कोई भी कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय नहीं करता है, जो भी कंज्यूमर सरप्लस होता है वो सब फर्म जो है वो बटोर के चली जाती है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए मोनोपोलिस्ट, जब एक मोनोपोलिस्ट जो है वो स्विच करता है फ्रॉम चार्जिंग ए सिंगल प्राइस से परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे, तो क्या होगा, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जो आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, जब एक मोनोपोलिस्ट जो है वो स्विच करता है सिंगल प्राइस से, अलग अलग प्राइस को चार्ज करता है, और उससे जो है वो क्या आ जाए, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे आ जाए, तो फिर क्या होगा, तो उसकी वजह से, मतलब जब आप पहले सिंगल प्राइस पे चल रहे थे, सबसे एक जैसा रेट आप चार्ज कर रहे थे, जो सेकंड डिग्री के अंदर जनरली जो है वो होता है, ठीक है ना, और उससे अगर आप जो है वो किस पे आ जाओगे, फर्स्ट डिग्री पे आ जाओगे, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कंज्यूमर अब कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, इट रिड्यूस, तो वो क्या रिड्यूस कर देगा, इट रिड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस। तो 13 का आंसर जो है वो क्या आएगा, 3rd। चलिए जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ए प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर आप जो है जो प्राइस आप सेट करते हो अपने प्रोडक्ट का, अगर वो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट कर दो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या होगा, तो अगर जो रेट, मान लीजिए आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस आया, डिमांड सप्लाई के बेस पर आपने निकाल लिया, ये आपका डिमांड करता, ये आपका सप्लाई करता, इसके बेस पर आपका जो है ये प्राइस बैठा, ये प्राइस जो है वो आपका बैठा, मान लीजिए 20 रुपए या 10 रुपए मान लो प्राइस आ गया, और आप अगर अपना जो प्रोडक्ट है उसका रेट जो है वो 10 से क्या कर दो, नीचे डिसाइड कर दो। एग्जांपल मान लो आपने जो है वो रख दिया क्या, 8 रुपए, तो आप बताइए उस 8 रुपए अगर आप रेट रखते हो तो उसकी वजह से क्या होगा। तो अगर आप जो है वो क्या करते हो, प्राइस सेट करते हो, सीलिंग जो है, सीलिंग का मतलब लिमिट जो है वो क्या करते हो, इक्विलिब्रियम प्राइस से बिलो करते हो, तो पॉसिबली उसकी वजह से जो है वो क्या होगा, एक तो ब्लैक मार्केटिंग होगा, क्योंकि सस्ता मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, एक बार उसको जो है वो क्या कर लेंगे, होर्डिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, वो ये चाहेंगे कि एक बार के लिए जो है वो क्या हो जाए, हम लोग जो है वो एक आर्टिफिशियल क्राइसिस, जो डिमांड का क्राइसिस जो है वो मेंटेन करवा दे, ताकि लोग त्राही त्राही करेंगे, फिर हम महंगे रेट पर क्या करेंगे, बेचेंगे। तो एक तो क्या होगा, ब्लैक मार्केटिंग होगा, ठीक है। दूसरा कमोडिटी गल्ट होगा, क्या होगा, तो कमोडिटी गल्ट, कि कमोडिटी जो है वो क्या एक्सेस क्वांटिटी के अंदर, गल्ट का मतलब जो है क्या होता है, एक्सेस क्वांटिटी मतलब अबंडेंस क्वांटिटी के अंदर जो है वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी, मतलब इसमें क्या होगा, ओवर सप्लाई।
ओवर सप्लाई होगा, ए गर्ड ऑफ द कमोडिटी ऑन द मार्केट, ऐसा होगा नहीं, लोग ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर देंगे, तो ये नहीं होगा। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी का जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा, यस, क्योंकि लोग क्या कर लेंगे, होर्डिंग करना शुरू कर देंगे, ये भी होगा। फिर कमोडिटी एक्सपोर्ट होगा, नहीं, लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में ही इंतजार करेंगे रेट के बढ़ने का, देन उसके बाद उसको क्या करेंगे, यहीं पे बेचेंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एंड प्राइस डिक्लाइन होगा, नहीं, प्राइस डिक्लाइन नहीं होगा, बल्कि अब वो क्या करेंगे, रेट को उसको जब जमाखोरी कर लेंगे, देन उसके बाद जब रेट बढ़ेंगे तब वो निकालेंगे, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, ये भी नहीं। तो आंसर जो बनेगा 14th का, डेट इज द थर्ड बोल तो ए एंड सी। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, ए प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी सजेस्टेड बाय मैरिस हाइपोथेसिस टू मैक्सिमाइज द बैलेंस ग्रोथ ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फाइनेंशियल रेशियो, वो किस फाइनेंशियल रेशियो के ऊपर जो है वो क्या है, बेस्ड है। तो मैरिस ने जो अपना हाइपोथेसिस दिया था, मैरिस ने ये बोला था कि देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो लोग काम करने वाले हैं, दो लोग होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है मेन, एक होता है मैनेजर ग्रुप जो ये चाहता है कि मेरा सैलरी बढ़ जाए, वो चाहता है कि मेरा जो बेसिकली रेम्यूनरेशन है वो बढ़े, और एक होता है ओनर ग्रुप जो ये चाहता है कि भाई मेरा शेयर बढ़े, ठीक है, मेरे शेयर का प्राइसेस बढ़े, मेरा वेल्थ क्या हो, इंक्रीज हो। अब दोनों में कोलैप्स हो जाता है कई बार, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए जो ओनर ग्रुप है वो चाहेगा कि मुझे डिविडेंड ज्यादा मिले, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो, और प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, जब सैलरी थोड़ा सा क्या हो जाए, कम। तो ओनर ग्रुप जो है वो हमेशा ये चाहेगा कि मैनेजरियल ग्रुप को जो है वो पैसा कम मिले, ताकि कंपनी का मेन जो रेवेन्यू है वो हमको मिल जाए, और मैनेजरियल ग्रुप जो है वो क्या चाहेगा कि मेरे को एक बार रेम्युनरेशन मिल जाए, उसके बाद जो बचेगा मैं किसको दे दूंगा, वो दे दूंगा मैं शेयर होल्डर को, समझ रहे हो। तो इस केस में दोनों का जो है कंस्ट्रेंट आ जाएगा, और उन कंस्ट्रेंट को दो पार्ट में हम लोग जो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक होता है मैनेजरियल कंस्ट्रेंट और एक आएगा आपका कौन सा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। पहले समझा देता हूं, एक बार समझ लो इसको क्या है। अकॉर्डिंग टू मैरिस के अकॉर्डिंग ग्रोथ, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू मैरिस ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी मॉडल जो है ना, ये बोलता है कि ओनर जो है वो क्या चाहता है, ओनर वांट प्रॉफिट, ओनर चाहता है प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर, जबकि मैनेजर जो है वो क्या चाहता है, मैनेजर डिजायर करता है बेटर सैलरी, जॉब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ को। अकॉर्डिंग टू हिम मैनेजर मैक्सिमाइज करता है फर्म बैलेंस ग्रोथ रेट सब्जेक्ट टू मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। मैनेजर हमेशा कोशिश करता है कि मैं फर्म का जो बैलेंस ग्रोथ रेट जो है उसको क्या कर दूं, मैक्सिमाइज कर दूं, और क्या ध्यान में रखेगा, कुछ मैनेजरियल एंड कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को वो क्या करेगा, ध्यान में रखेगा। मैनेजरियल कंस्ट्रेंट में वो क्या करेगा, मैरिस जो है वो एम्फेसाइज करता है, वो फोकस करता है किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अकॉर्डिंग टू हिम टीम मैनेजर स्किल, एक्सपर्टाइज, एफिशिएंसी एंड सिंसियरिटी आर एसेंशियल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। अगर ये चीज नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, तो इससे जो है वो ग्रोथ में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट पैदा हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो है वो क्या, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं किसके, साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी, ये अगर आप एक साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी आप हमेशा मेंटेन करके चलेंगे, अगर साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं है तो भी ग्रोथ कंस्ट्रेंट हो जाएगा। और साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए 3 रेशो आप जो है वो क्या करेंगे, ध्यान में रखते हो। तो बोलते हैं ए साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी विल बी बेस्ड ऑन एट लीस्ट, कम से कम 3 फाइनेंशियल रेशियोज पे विच सेट द लिमिट फॉर द फर्म ग्रोथ। वो कौन कौन सी है, एक है डेट इक्विटी रेशियो, एक है लिक्विडिटी रेशियो, और एक है कौन सा, रिटेन्ड प्रॉफिट रेशियो। ओके, तो 3 रेशियो है, इनके बेस पर हम लोग जो है वो क्या करते हो, अपना साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी जो है वो क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक प्रूडेंट फाइनेंशियल पॉलिसी सजेस्ट बाय द मैरिस हाइपोथेसिस जो मैक्सिमाइज करेगा बैलेंस ग्रोथ ऑफ द फर्म इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, तो वो बेस्ड है आपका एक तो किस पे, डेट इक्विटी रेशियो पे, बोलो यस सर। एक वो बेस्ड है लिक्विडिटी रेशियो, यस, और एक है किसके ऊपर, रिटेंशन रेशियो पे। ओके, तो आंसर क्या आएगा, बी डी एंड ई, बी डी ई बोले तो 4th। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे आपको दे रखा है नेचर ऑफ गुड्स, और यहां पे जो है आपको इनको जो है वो क्या करना है, मैचिंग करना है। एक मिनट, हाँ ठीक है, नेचर ऑफ गुड्स दे रखा है यहाँ पे आपको, और यहाँ पे दे रखा है इनकम इलास्टिक डिमांड, इनको जो है वो मैच करना है आपके, ठीक है। नॉर्मल गुड्स के केस में जो है वो क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिक जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका आएगा आपका सेकंड। इंफीरियर क्वालिटी, इंफीरियर गुड्स के केस में जो आपका इनकम इलास्टिक डिमांड है, इनकम इलास्टिक डिमांड क्या होता है, इनकम के बढ़ने या घटने पर जो है वो डिमांड पे क्या इंपैक्ट आएगा। ओके, तो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या होगा, वो होगा जो आपका लेस देन 0 होगा। लग्जरी गुड्स के केस में जो आपका इनकम इलास्टिक डिमांड जो है वो क्या होगा, वो होगा जी आपका ग्रेटर देन 1। एंड नेसेसिटी के केस में आपका जो इनकम इलास्टिक डिमांड है वो क्या होगा, वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो आंसर जो बनेगा 16 का वो क्या बनेगा, फर्स्ट। चलिए आगे 17th, लॉजिकली सीक्वेंस करो दी फॉलोइंग इकोनॉमिक एंटिटी और आइडेंटिटी इन अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर चॉइस। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस में हम लोग जो सबसे पहले जो वो क्या करते हैं, आपको जो इनको क्या करना है, लॉजिकली इसको अरेंज करना है। ओके, अब सबसे पहले जो है जो काम किया जाएगा वो क्या होगा सर, सबसे पहले हम लोग जो है यूटिलिटी एनालिसिस करेंगे, बी। यूटिलिटी एनालिसिस करने के बाद में अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे सर, यूटिलिटी के बाद इंडिफरेंस करो एनालिसिस करेंगे, डी। इंडिफरेंस करो एनालिसिस के बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, बजट लाइन को सेट करेंगे, जी।
ए, और उसके बाद में फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, फिर हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे, फिर आएगा ई, और फिर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, डिमांड कर्व को एनालाइज भी करेंगे साथ में, सी। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी डी ए ई सी। सेकेंड, आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, असर्शन रीजनिंग जो है वो दे रखी है, आपको जो है इनको पढ़ना है और इसके बेस पर कुछ नीचे जो आपको ऑप्शन दे रखा है उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। पहला बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो यूजुअली मच लार्जर होते हैं इनकम इफेक्ट के, ये बात एकदम क्या करेक्ट है, क्योंकि अगर मान लो अगर आपकी इनकम बढ़ेगा या कम होगा, उसकी वजह से आपके डिमांड पे जो इंपैक्ट पड़ेगा वो उतना नहीं पड़ेगा जितना अगर आप जो सामान को परचेस कर रहे हो उसके मुकाबले में जो दूसरा सामान है जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स जो था, अगर उसके रेट में फर्क पड़ेगा तो आप जो है वो क्या करोगे, डिमांड में फर्क आ जाएगा। मतलब आप जो मान लीजिए एग्जांपल मान लो मैं पहले ये वाला पेन परचेस करता था और ये पेन था 20 रुपए का और ये इसका सब्स्टिट्यूट था ये भी 20 का, कल को अगर इसका रेट जो है वो क्या हो जाएगा, अगर मान लो 19 रुपए हो गया तो मैं इसके ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगा, इसको मैं छोड़ दूंगा। लेकिन कल को अगर मेरा जो इनकम है वो मान लो मैं 1000 रुपए कमाता था, 1000 से अगर 1500 रुपए हो जाएगा तो मैं अगले पेन के ऊपर जो है इससे और अच्छे पेन पे क्या होता, शिफ्ट ना हो। इसलिए बोलते हैं कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना वो क्या होता है, यूजुअली लार्जर होता है किससे, इनकम इफेक्ट के। ये बात एकदम क्या है करेक्ट है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर यूजुअली जो है वो क्या करता है, अपने इनकम का एक छोटा पोर्शन जो है वो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर क्या करता है, खर्च करता है, क्योंकि कंज्यूमर यूजुअली स्पेंड ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज और हर इनकम ऑन एनी वन कमोडिटी। तो ये दोनों बातें क्या है करेक्ट है, और जो रीजनिंग है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर जो बनेगा 18 का वो क्या बनेगा, फर्स्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए आगे, विच वन द फॉलोइंग रिलेशनशिप रिगार्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट विद द चेंज इन प्राइस एंड द टोटल रेवेन्यू इज इनकरेक्ट। आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है। वैसे आप बताओ पहले प्राइस और टोटल रेवेन्यू में क्या 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 रिलेशन है। पहला रिलेशन तो ये था सर, अगर प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाए या प्राइस के कम होने पर टोटल रेवेन्यू भी कम हो जाए तो इस केस में ईडी जो है वो क्या होता है, ईडी इज लेस देन 1। दूसरा जो है वो क्या था, जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल रेवेन्यू कम हो जाए या प्राइस के कम होने पर टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए तो यहां पे ईडी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1। ओके, और तीसरा जो है वो क्या था, जब प्राइस के बढ़ने पर या प्राइस के कम होने पर आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो क्या रहे, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो वहां पे जो ईडी रहेगा वो क्या रहेगा, वहां पे ईडी रहेगा इक्वल टू 1। ओके, अब इसको ध्यान में रखो और इसको ध्यान में रख के आपको कुछ क्वेश्चन उनके आंसर करने हैं। पहला, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट अगर जीरो, क्या जीरो का सर, जीरो का तो कोई सिस्टम ही नहीं है, या तो 1 होगा या लेस देन 1 होगा, मोर देन 1 होगा, तो ये तो पहले ही नहीं आ रहा। ठीक है, आपको तो कौन सा इनकरेक्ट है, ये तो उसमें काउंट ही नहीं हो रहा है, इनकरेक्ट बताना है। सेकंड पढ़ो, सेकंड में क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 कब होगा सर, ग्रेटर देन 1 जो है वो तब होगा जब प्राइस के बढ़ने पर आपका जो टीआर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। अब ये देखो, चेंज इन प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और जो चेंज इन टोटल रेवेन्यू है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसे केस में इलास्टिसिटी जो है वो क्या होनी थी, लेस देन 1 था, लेकिन ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड। ये चीज जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन्फ्लेशन इन द इकोसिस्टम। एक इकोनॉमी के अंदर जो है कि आप इन्फ्लेशन किस तरीके से मेजर करते हैं। जो हमारे पास कुछ इंडेक्स होते हैं, सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, या आपका जो प्राइस डिफ्लेटर इंडेक्स होता है, उनके माध्यम से हम लोग जो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन्फ्लेशन इन द इकोसिस्टम, तो वो कौन कौन सा है, एक तो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। तो आंसर जो बनेगा बी एंड डी बोले तो फोर्थ। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको दो लिस्ट दे रखी है। लिस्ट 1 में है शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व, ठीक है, और यहां है मार्केट स्ट्रक्चर, आपको मैचिंग करना है। किंकी रेवेन्यू कर्व किसमें होता है सर, ये होता है आपका ओलिगोपोली में। इन्फिनिटी इलास्टिक स्ट्रेट लाइन कर्व जो है वो क्या होता है, ऐसा, इस तरीके का जो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है वो किसमें, वो है परफेक्ट कंपटीशन में। रिलेटिवली लेस इलास्टिक डिमांड कर्व जो है वो कहां होता है, वो होता है आपका मोनोपोली, और हाई इलास्टिक कर्व जो है वो कहां मिलेगा आपको, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो 21 का जो आंसर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, फर्स्ट। 3 2, पहले का 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, फॉल्स है रिगार्डिंग प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की रिगार्डिंग आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है आपकी यहां पे फॉल्स है। पहला, फर्म जो है वो प्राइस चेक करे, एक मिनट रुको यार, ये तो रिपीट हो गया, ये अभी हमने किया भी है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये देख लेना एक बार, मैंने ऊपर करवाया भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये भी एक रिपीटेड है, यहां पे आओ।
अरेंज दी फॉलोइंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, आपको जो है वो क्या करना है, यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटजी को जो है वो अरेंज करना है। एंड अदर प्रैक्टिस एज पर द लाइफ साइकिल ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ विच नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। अगर आपने मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, अभी आपका ही सामान एकदम जो है वो क्या नया है, कहीं कुछ नया इनोवेशन आपने किया, तो आप कैसा प्राइसिंग स्ट्रेटजी को जो है वो क्या करेंगे, ऑप्ट करेंगे। तो यहां पे इसमें आपको जो है वो ये 5 आपको स्टेप दे रखे हैं, इनको जो है आपको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले आप लोग जो है वो क्या करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग स्कीमिंग पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करेंगे, मतलब हम ऊपर ऊपर से सारी की सारी मलाई उतारने का काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम शुरुआत में अच्छा प्रॉफिट कमाने के काम करेंगे, डी। फिर उसके बाद अब आप क्या करोगे, अब प्रोडक्ट मार्केट में चला जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि यार ये प्रोडक्ट भी है, तो लोग उसका कॉपी करना भी जो है वो स्टार्ट करना कर सकते हैं। तो उस केस में अब आप जो है वो क्या करेंगे, धीरे धीरे अब जो है वो प्राइसेस को क्या करोगे, बढ़ाना स्टार्ट करोगे, जब तक जो है उसकी कॉपी कोई मार्केट के अंदर अवेलेबल ना हो जाए या फिर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट आपका ना हो जाए। देन उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो प्रोडक्ट जो है अब लोग उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। देन अगला जो स्टेप होगा आपका वो क्या होगा, अब आप प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करेंगे एंड मार्केट को सेगमेंटेशन करेंगे, ये हो गया। देन इसके बाद में अब आप जो है वो क्या करेंगे, अब आप ग्रेजुअली जो है वो क्या करोगे, प्राइस को रिड्यूस करोगे थोड़ा थोड़ा, ताकि आपकी सेल जो है वो क्या रहे, रिटेन रहे। एंड एट लास्ट जो है वो आप क्या करने वाले हो सर, एट लास्ट जो है वो हम लोग क्या करेंगे, फिर प्राइस को एकदम, जब बहुत सारे लोग बेचने लग जाएंगे तो आप प्राइस को एकदम क्या कर दोगे, कट कर दोगे, तो लार्ज प्राइस कट कर दोगे, ई। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी ए बी सी ई, बोल दो फोर्थ। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द असम्पशन, इनमें से कौन सा असम्पशन नहीं है कंज्यूमर बिहेवियर का बेस्ड ऑन द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। पहला मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन, ये तो हमारा असम्पशन होता है। यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल, जो यूटिलिटी है उसको कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हैं, यस। डिमिनिशिंग एमयू ऑफ मनी, मनी का जो यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होती है क्या, कार्डिनली जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कम होती रहती है, सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ये हमारा जो है असम्पशन नहीं है। चलो जी आगे नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स सजेस्ट द सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन एज एन अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव, किसने दिया था, तो ये दिया था आपने बोमल ने, विलियम जे बोमल ने जो है वो बोला था सेल्स मैक्सिमाइजेशन का, 26 का 4। आगे 27, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इन द लॉन्ग रन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, हर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो लॉन्ग रन में क्या कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है, मार्केट प्राइस गेट फुली एडजस्टेड, क्योंकि मार्केट प्राइस पूरी तरह से एडजस्ट होता है ड्यू टू चेंज इन द डिमांड एंड द सप्लाई कंडीशन एंड द रिजल्टेंट फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, सो एज ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट परसिस्ट। इसलिए क्योंकि मार्केट प्राइस पूरी तरह से एडजस्ट होता है, सभी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है, इसलिए हर फर्म जो ओनली क्या कमाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा। दोनों बातें सही है और रीजनिंग करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, आंसर आएगा फर्स्ट। आगे, अगर फर्म जो है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव इन नेचर है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर फॉर द लेबर इज डिटरमाइंड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, किस तरीके से आप लोग जो है वो निकालोगे। अगर फर्म जो है वो क्या कॉम्पिटिटिव है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग द डिमांड कर फॉर लेबर, जब आप लेबर को जो है वो लेके चल रहे हो, ठीक है ना, उसको आप कैसे कंप्यूट करोगे, तो इस केस में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की निकालोगे कि एमपी ऑफ लेबर के मुकाबले में जो है वो आपका प्रॉफिट कैसे कैसे बढ़ रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा लेबर को लगाने पर जो है वो क्या फर्क आ रहा है प्रॉफिट के अंदर, उस तरीके से आप इसको कंप्यूट करोगे। तो कुछ भी आप ले आओ, तो जब भी आप डिटरमाइन करते हो तो वो मार्जिनल बेसिस पे आप करते हो, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सेकंड, वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, कि एक एक्स्ट्रा लेबर को इंट्रोड्यूस करने से हमारे टीआर के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उस तरीके से हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का कंडीशन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ टू प्रोडक्शन इनपुट, किसमें, इन द केस ऑफ टू प्रोडक्शन इनपुट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोक्वांट, इनमें से कौन सा जो आइसोक्वांट का प्रॉपर्टी नहीं है। तो आपका जो आइसोक्वांट कर्व होता है उसकी बात कर रहे हैं यहां पे, आइसोक्वांट और इंडिफरेंस कर्व जो है उसको यूज करते हैं कंज्यूमर सरप्लस में और आइसोक्वांट को पढ़ते हैं प्रोडक्शन के लिए। पहला नेगेटिव स्लोप होता है, आइसोक्वांट कर्व का नेगेटिव स्लोप है, यस। फिर कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, यस, और लेकिन यहां क्या बोला, कनकेव, तो ये इसका नहीं है। अगला पढ़ लो, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन टेंजेंशियल, बिल्कुल सही बात है, दो आइसोक्वांट आपस में जो है वो एक दूसरे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एंड अपर आइसोक्वांट जो है वो हाई लेवल आउटपुट को प्रेजेंट करता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी हैं, लेकिन सेकंड इसका नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या होना चाहिए था, कन्वेक्स होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, कन्वेक्स। ओके जी, लो जी, ये हो गए 29 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, आप मुझे कमेंट करके बताना, इकोनॉमिस्ट एडजस्टमेंट टू रियलिटी लिमिटेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रेफरेंस इंटेलिजेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं, आपको जो ये बताना है। दोबारा क्वेश्चन समझ लो, इकोनॉमिस्ट एडजस्टमेंट, इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या किया, एडजस्टमेंट करते हैं अगर वो किसको लेकर के, रियलिटी को लेकर के, लिमिटेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रेफरेंस इंटेलिजेंस एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, ये क्या है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये वर्ड को थोड़ा देख लेना, लिमिटेड
मतलब कुछ बाइंडेड नेचर का है थोड़ा सा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। हालांकि समझदार को इशारा काफी है, तो मेरे ख्याल से आपने अभी गैस कर लिया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो आंसर क्या बनेगा। ओके जी, ये सब क्वेश्चन थे जो हमने प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए थे। इनमें से एक क्वेश्चन जो है जो ओलिगोपोली के मॉडल्स का, वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था। वो बाकी अभी मैं कल जो है एक वीडियो डालूंगा इकोनॉमिक्स का अपनी एप्लीकेशन पे, तो आप एक बार उसको जरूर देख लेना। ओके, थोड़े बहुत मुझे लग रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, आधे घंटे का एक वीडियो है, तो उसको जरूर देख लेना। उसके नोट्स है वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ओके जी, ये थे अपने क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपको काफी हेल्प भी मिलेगा इनसे। और कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट करके बताना, और क्वेश्चन नंबर 30 का आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर बन सकता है उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके जी, अब इसके अलावा जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स का बचा हुआ है क्वेश्चन, उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अब कवर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। स्टैट्स के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं और पेपर 1 का एक रिवीजन वीडियो डालेंगे हम लोग आईसीटी का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।